CH-205 दिव्य कलश। CH-205 दिव्य कलश। एक दाढ़ी वाले आदमी ने जोर से टेबल पर हाथ ठोका और बोला, लोग मर रहे हैं और अभी भी तुम लोगों को उस काले सांप की रक्षा करने की पड़ी है। जादुई राजमहल वालों ने यहाँ मुझे नेगोशिएट करने के लिए भेजा है। मैं यहाँ उस पश्चिमी झील के राक्षस का अंत करने आया हूँ जिसे तुम लोग सालों से बचाते आए हो। उसका अंत स्वपन नगरी में सुख और शांति के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए तुम लोग उस विराट काले सांप को मेरे हवाले कर दो। मीरा उस आदमी की तरफ बेहद गुस्से से देख रही थी। अगर नजरों में किसी को मारने की ताकत होती तो वो इंसान अब तक कब का मर गया होता। जब आरव ने मीरा को अपना आपा खोते हुए देखा तो उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, मैम वो आदमी कौन है? इनका नाम राजेश है, ये एनफोर्समेंट यूनियन के एक मंत्री हैं। मीरा ने अपने दांत कसमसाते हुए कहा। ऐसा लग रहा है कि आप इससे बहुत परेशान हैं, आरव ने कहा। मीरा ने आरव को सब कुछ बता दिया। आरव को पता चला कि विराट काले सांप के बारे में यूनियन के लोगों को पता चला था। स्वपन नगरी की सरकार को विराट काले सांप से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जादुई महल में एक गुट था जो उसके खिलाफ था। राजेश का गुट मैजिक एसोसिएशन और एनफोर्समेंट यूनियन में था और जादुई दुनिया में खतरनाक जीवों से निपटने का जिम्मा उनका ही था। वो मानते थे कि जो भी जीव शहरों और उनमें रहने वाले इंसानों के लिए खतरा बने, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। इसी वजह से पश्चिमी झील में रहने वाले विराट काले सांप को राजेश का गुट इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा समझता था। वो हमेशा पश्चिमी झील पर नजर रखते थे और बार बार सरकार को यही बोलते थे कि उस विराट काले सांप को मार देना चाहिए। वो उस विराट काले सांप को शहर में रहने नहीं देना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि पता नहीं कब उसे गुस्सा आ जाए और वो शहर में तबाही मचा दे। राजेश के गुट को कई मंत्रियों का सपोर्ट था और उन लोगों ने विराट काले सांप को मारने का ऑपरेशन भी शुरू कर दिया था। लेकिन बाकी के पुराने मंत्रियों का मानना था कि प्राचीन समय से ही कुल देवता बीस्ट को बहुत जरूरी माना जाता था और आज तक विराट काले सांप ने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसलिए जब तक स्वपन नगरी की सरकार विराट काले सांप को वहां से भगाने का ऑर्डर नहीं देती, तब तक राजेश का गुट भी कुछ नहीं कर सकता था। अच्छा, मतलब साफ साफ कहा जाए तो राजेश आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आरव ने राजेश को ध्यान से देखते हुए मीरा से कहा। ये सीधे यहाँ विराट काले सांप पर आरोप लगाने आया है, जैसे उन दो मैजिशियंस की लाशें मिलने का इंतजार कर रहा हो, मीरा ने कहा। लेकिन मैम, आप इतनी श्योर कैसे हैं कि विराट काले सांप को फंसाया जा रहा है? आरव कंफ्यूज था। आरव का मानना था कि इतने बड़े बीस्ट का शहर में ऐसे आना काफी खतरनाक था। अगर मीरा ने आरव को अपने कबीले के इतिहास के बारे में नहीं बताया होता तो वो राजेश की बात से सहमत होता। हाँ, मैं मानती हूँ कि वो जहरीला है, लेकिन वो ऐसे कहीं भी कभी भी अपने जहर का इस्तेमाल नहीं करता और ना ही इंसानों को नुकसान पहुंचाता है। अगर उसने अपना जहर फैलाया होता तो पश्चिम झील के आसपास कोई भी जीव जिंदा नहीं बचता। एक हफ्ते पहले हमने किसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी भेजा था जहां वो प्रकट हुआ था। वो एक कंस्ट्रक्शन एरिया है जहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती हैं। जब वो वहां प्रकट हुआ था तब वहां कोई भी नहीं था। उसने इतने बड़े होने के बाद भी किसी को नुकसान तक नहीं पहुंचाया। जहर से किसी को मारना तो दूर की बात है, मीरा ने गुस्से में कहा। मीरा विराट काले सांप को सबसे बेहतर जानती थी। वो बिना किसी वजह तो किसी को भी नहीं मारता और इंसानों को तो बिल्कुल भी नहीं जो उसकी पूजा करते हैं। इसीलिए मीरा श्योर थी कि उस मसले के एक हफ्ते बाद मिली लाशों का विराट काले सांप से कोई भी लेना देना नहीं था। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, विराट काला सांप अपनी खाल छोड़ने की प्रोसेस के वक्त एक ऐसा लिक्विड सीक्रेट करता है जिससे वो जहरीला नहीं रहता। इसलिए मैं जानती हूँ कि किसी ने उन दो लाशों से उसे फंसाया है, मीरा ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। ओह, तो बात ऐसी है, आरव ने अपना सिर हिलाया। विराट काला सांप अपनी स्किन बदलने के वक्त जहरीला नहीं था, लेकिन दो लोगों को जहर से मारा गया था। आरव जानता था कि मीरा सब कुछ सच कह रही थी। इसका मतलब तो सिर्फ यही था कि कोई जानबूझकर विराट काले सांप को फंसाने की साजिश कर रहा था। वैसे तो दुनिया का ध्यान विराट काले सांप से हट गया था, लेकिन उन दो लोगों की लाशें मिलने से फिर सब उसी के बारे में ही बात करने लगे थे। लोग सरकार से एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे, कुछ लोग तो सरकार पर ही सच छिपाने का आरोप भी लगा रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि यह सब राजेश का किया धरा है? आरव ने राजेश को देखते हुए कहा। हाँ, वही होगा, मीरा ने राजेश को देखते हुए कहा। वो विराट काला सांप राजेश के रास्ते में बहुत बड़ा कांटा था क्योंकि उसके गुट का काम बड़े बड़े जीवों का सफाया करना था। शांत हो जाओ मंत्री राजेश, मुझे लगता है तुम विराट काले सांप की शक्तियों के बारे में तो जानते ही होंगे। अगर उसने किसी को मारा होता तो सिचुएशन और बुरी होती। उसके जहर से पश्चिम झील के आसपास रहने वाले सारे लोग मर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सोच समझकर बात करो, मैजिक कोर्ट के एक बूढ़े मैजिशियन ने कहा। बहुत हो गई तुम सबकी बकवास, तुम लोग इस बार इस काले सांप को बहाने बनाकर नहीं बचा पाओगे, राजेश ने कहा। बहाने? हम क्यों बहाने बनाएंगे भला? विराट काला सांप इस शहर में ना जाने कितने सालों से रह रहा है, ये उसका घर है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हमें किसने हक दिया उसे यहाँ से कहीं और भेजने का, एक बूढ़े मंत्री ने कहा जो विराट काले सांप को बचाने के पक्ष में था।
वो तुम्हारा कुलदेवता है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि इतना बड़ा बीस्ट डेमन हमारे लिए खतरनाक है, राजेश ने कहा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें विराट काले सांप के तबाही मचाने की चिंता है। तुम्हें इस बात का डर है कि जब तक विराट काला सांप यहाँ रहेगा तुम अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाओगे, तुम्हारे स्पोर्टर्स नहीं बनेंगे और फिर तुम कभी भी जादुई राजमहल के प्रेसिडेंट नहीं बन पाओगे। राजेश ने उस बूढ़े मंत्री की तरफ गुस्से से देखा और अचानक जोर से हंसने लगा। वो बूढ़ा मंत्री भी राजेश को घूर रहा था। वहां मीटिंग में मौजूद किसी भी मंत्री से राजेश को डर नहीं लगता था, लेकिन पदमचंद की बात अलग थी। पदमचंद भी एक मंत्री थे और वो किसी भी कीमत पर विराट काले सांप की बलि नहीं चढ़ने दे सकते थे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई उसका इस्तेमाल करके सत्ता में और शक्तिशाली बनना चाहता था। मैं ये साफ कर देता हूँ मंत्री पदमचंद, जिस कुलदेवता की ये लोग पूजा कर रहे हैं वो इंसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आपको लगता है कि मैं जानबूझकर उस पर झूठे इल्जाम लगा रहा हूं तो उन 2 लाशें मिलने के बाद एक बार पब्लिक को शांत करके भी देख लीजिए। उन लोगों को समझा दीजिए, जाकर बता दीजिए कि आप उस विराट काले सांप की पूजा करते हैं और फिर हम देखते हैं कि पब्लिक का रिएक्शन क्या होता है, राजेश ने कहा। कुलदेवता बीस्ट की रक्षक मीरा का सब्र अब खत्म हो चुका था और गुस्से में उसने कहा, विराट काला सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपके पास क्या सबूत है कि उन 2 लोगों को उसने ही मारा है? तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ बोलने का हक किसने दिया? मंत्री राजेश के बगल में खड़े हुए जादुई राजमहल के गार्ड ने कहा। राजेश ने मीरा को देखा और तुरंत पहचान गया। उसने राजमहल के गार्ड को चुप हो जाने का इशारा किया। कोई भी गुनाह बिना सबूत के साबित नहीं किया जा सकता। आपको नहीं लगता कि कहीं भी पड़ी हुई 2 लाशों का जिम्मेदार विराट काले सांप को ठहराना बेवकूफ़ी होगी? मीरा ने गुस्से में कहा। मीरा बस करो, मैजिक कोर्ट के हेड दिग्विजय खड़े हुए और उन्होंने राजेश की तरफ देखा। मेरी भांजी सही कह रही है, तुम किसी पर भी ऐसे बिना सबूत कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते और मुझे लगता है कि अगर हमारा कुलदेवता बीस्ट किसी को मारता तो वो एक भी लाशें पीछे नहीं छोड़ता। और मुझे ये बताओ कि उसी दिन इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी लाशें क्यों नहीं मिली? क्या तुमने हमें बेवकूफ़ समझ रखा है जो हमारे कुलदेवता पर कोई भी झूठे आरोप लगाते रहोगे और हम मान लेंगे? सही है, हमें मसले की और जांच पड़ताल करनी चाहिए, एक मेंबर ने कहा। जांच पड़ताल करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है शहर और इंसानों पर मंडराने वाले खतरों को दूर करना, और उस विराट काले सांप के शहर में आने से यह साफ हो गया है कि वो हमारा मेन टारगेट है। तुम्हारे पास विराट काले सांप को हमारे हवाले करने के लिए सिर्फ 2 दिन है, वरना मैं खुद उससे निपटूंगा, राजेश ने दिग्विजय को उंगली दिखाते हुए कहा। तुम पागल हो गए हो और पावर पाने के लिए हमारे कुलदेवता बीस्ट को अपना जरिया बनाना बंद करो, उस बूढ़े मंत्री पदमचंद ने गुस्से में कहा। मैं एक मंत्री हूं और मुझे ये शक्ति जादुई राजमहल से मिली है। अगर मैंने कह दिया कि वो विराट काला सांप इंसानों के लिए और इस शहर के लिए खतरा है तो है। इसके बाद राजेश उस विराट काले सांप की पैरवी सुनने में एक भी मिनट बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसके हिसाब से विराट काले सांप का शहर में अचानक आना शहर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। 1 हफ्ते बाद लोगों की लाशें मिली थीं। लोग सरकार से विराट काले सांप के वहां आने की वजह पूछ रहे थे। कुछ भी हो, राजेश अब उस विराट काले सांप को मरवा कर ही दम लेना चाहता था। कुछ देर बाद राजेश अपने शाही गार्ड्स के साथ वहां से चला गया। जो लोग जादुई राजमहल और राजेश की तरफ से थे वो भी उठकर वहां से चले गए। देखा जाए तो एक तरह से रिजल्ट पहले ही डिसाइड हो गया था। इस बार राजेश पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आया था और विराट काले सांप के बचने के चांसेस बहुत कम थे। मीटिंग में मौजूद ज्यादातर लोग जा चुके थे। सिर्फ मैजिक कोर्ट के हेड दिग्विजय, बूढ़े मंत्री पदमचंद और वो लंबे बाल वाला आदमी राजीव वहां रुके हुए थे। मीरा और आरब भी वहीं रुके हुए थे। मैंने नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। हमने कितने संभल कर उसकी रक्षा की है, दिग्विजय ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। वो थके हुए लग रहे थे। अब हम क्या करें? राजेश किसी भी तरह कुलदेवता बीस्ट से छुटकारा पाना चाहता है और इस बार तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आया है। अगर हम सरकार को रिटर्न एप्लीकेशन भी देंगे तब भी हम इस शहर के लोगों को शांत नहीं कर पाएंगे, राजीव ने कहा। मुझे लगता है कि राजेश स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है। अगर उसे कुलदेवता बीस्ट को लेना है तो उसे खुद लेने दो। अगर वो कुलदेवता बीस्ट को हरा पाता तो वो सालों पहले ही हरा चुका होता। वो अब तक क्यों रुकता? वो विराट काले सांप से डरता है, मंत्री पदमचंद ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा। पदमचंद जी, आपको शायद इस बारे में पता नहीं है, विराट काला सांप हर 10 साल में अपनी खाल छोड़ता है। वो शहर में सिर्फ इसलिए ही आया था क्योंकि इस वक्त वो काफी गुस्से में होता है और इस वक्त उसकी शक्ति भी बहुत कम होती है, दिग्विजय ने पदमचंद को बताया। तो क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि जल्दी ही वो अपनी खाल छोड़कर उसे बदलने वाला है? दिग्विजय की बात सुनकर पदमचंद बुरी तरह से चौंक गए थे। हाँ, वही तो, ये तो परेशानी की बात है। मुझे लगता है राजेश ने जानबूझकर यह समय चुना है। मुझे लगता है कि हमारे कबीले में कोई गद्दार छुपा हुआ है, राजीव ने धीमी आवाज में कहा। यह सब कुछ एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता था। राजेश को विराट काले सांप के बारे में किसी से जानकारी मिल रही थी।
जिसने उसे इस 10 साल में होने वाली साइकिल के बारे में भी बता दिया था। मीरा, मैं चाहता हूं कि तुम कुल देवता बीस्ट को झील से कहीं दूर ले जाओ, एक ऐसी सुरक्षित जगह जहां वो अपनी स्किन छोड़ने की प्रोसेस को पूरी कर सके, दिग्विजय ने मीरा से कहा। जी, मैं समझ गई, मीरा ने सिर हिलाया। तो ठीक है, फिर मैं भी मीरा के साथ ही जाऊंगा, राजीव ने कहा। दिग्विजय ने अपना सिर हिलाया और बोला, कुल देवता बीस्ट उस प्रोसेस के दौरान बहुत सेंसिटिव होता है और किसी भी कमांडर क्लास बीस्ट और एडवांस्ड मैजिशियन को अपने करीब नहीं आने देता। मीरा ही सिर्फ एक ऐसी इंसान है जिसे वो कुछ नहीं करेगा। दिग्विजय ने आरव की तरफ देखा और उसका कल्टीवेशन जान गए। ये लड़का अभी भी एडवांस रैंक पर नहीं पहुंचा है, इसीलिए इसे मीरा के साथ जाना चाहिए। लेकिन इतने जरूरी काम के लिए हम किसी बाहर वाले पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? और इसके अलावा एक इंटरमीडिएट मैजिशियन हमारे किस काम का है? जो शाही गार्ड्स राजेश लाया था वो एक्सपर्ट्स थे, राजीव ने तुरंत कहा। राजीव, इस बार तुम गलत हो। तुम देखना ये जवान मैजिशियन कैसे तुम्हें सरप्राइज करता है, दिग्विजय ने कहा। आरव साइड में खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहा था और कंफ्यूज था। मीटिंग रूम से निकलने के बाद आरव और मीरा सीधा उस झील के लिए निकल गए जहां विराट काला सांप था। ये झील पश्चिम झील के काफी करीब थी और उसी आइलैंड पर थी। अपने स्किन बदलने की प्रोसेस के दौरान विराट काले सांप को यही सुरक्षित रखा जाता था, लेकिन अब राजेश और उसके आदमियों के कारण यह जगह भी सुरक्षित नहीं बची थी। इसीलिए मीरा और आरव विराट काले सांप को यहाँ से किसी सुरक्षित जगह ले जाने के लिए आए थे। मीरा के पास एक छोटा सा दिव्य कलश था। ये उसे दिग्विजय ने दिया था। ये कलश कोई आम कलश नहीं था। ये एक खास कंटेनर था जिसमें वो लोग कुछ समय के लिए विराट काले सांप को रख सकते थे। ये कलश हीरे से बना हुआ था और इसकी साइज लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की ही थी। ये एक प्राचीन कलश था जिसे हजारों साल पहले कुछ खास मैजिशियंस ने मिलकर बनाया था। इस कलश में कई तरह के जादुई रत्न भी जड़े हुए थे जो इसे शक्ति प्रदान करते थे। ये खास विराट काले सांप की रक्षा के लिए ही बनाया गया था और दिग्विजय को ये उनके पूर्वजों से मिला था। ये देखने में तो बहुत ही छोटा सा था, लेकिन इसके अंदर इतनी जगह थी कि विराट काला सांप आराम से अपना कुछ वक्त इसमें गुजार सकता था। इसे एक खास तरह की शक्ति से बनाया गया था, जिस कारण इतना छोटा दिखने के बाद भी वो विराट काले सांप को अपने अंदर समा सकता था। अगर इसकी ये खास शक्ति खत्म हो जाती तो विराट काले सांप को इससे बाहर आना ही पड़ता, वरना वो इसमें घुट घुट कर ही मर जाता। देखा जाए तो मीरा और आरव बहुत बड़ा रिस्क ले रहे थे। राजेश बहुत शक्तिशाली इंसान था, लेकिन उसे ऐसे किसी दिव्य कलश के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक दाढ़ी वाले आदमी ने जोर से टेबल पर हाथ ठोका और बोला, लोग मर रहे हैं और अभी भी तुम लोगों को उस काले सांप की रक्षा करने की पड़ी है। जादुई राज महल वालों ने यहाँ मुझे नेगोशिएट करने के लिए भेजा है। मैं यहाँ उस पश्चिमी झील के राक्षस का अंत करने आया हूँ जिसे तुम लोग सालों से बचाते आए हो। उसका अंत स्वपन नगरी में सुख और शांति के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए तुम लोग उस विराट काले सांप को मेरे हवाले कर दो। मीरा उस आदमी की तरफ बेहद गुस्से से देख रही थी। अगर नजरों में किसी को मारने की ताकत होती तो वो इंसान अब तक कब का मर गया होता। जब आरव ने मीरा को अपना आपा खोते हुए देखा तो उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, मैम, वो आदमी कौन है? इनका नाम राजेश है। ये एनफोर्समेंट यूनियन के एक मंत्री हैं, मीरा ने अपने दांत कसमसाते हुए कहा। इनका नाम राजेश है। ये एनफोर्समेंट यूनियन के एक मंत्री हैं, मीरा ने अपने दांत कसमसाते हुए कहा। ऐसा लग रहा है कि आप इससे बहुत परेशान हैं, आरव ने कहा। मीरा ने आरव को सब कुछ बता दिया। आरव को पता चला कि विराट काले सांप के बारे में यूनियन के लोगों को पता चला था। स्वपन नगरी की सरकार को विराट काले सांप से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जादुई महल में एक गुट था जो उसके खिलाफ था। राजेश का गुट मैजिक एसोसिएशन और एनफोर्समेंट यूनियन में था और जादुई दुनिया में खतरनाक जीवों से निपटने का जिम्मा उनका ही था। वो मानते थे कि जो भी जीव शहरों और उनमें रहने वाले इंसानों के लिए खतरा बने, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। इसी वजह से पश्चिमी झील में रहने वाले विराट काले सांप को राजेश का गुट इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा समझता था। वो हमेशा पश्चिमी झील पर नजर रखते थे और बार बार सरकार को यही बोलते थे कि उस विराट काले सांप को मार देना चाहिए। वो उस विराट काले सांप को शहर में रहने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि पता नहीं कब उसे गुस्सा आ जाए और वो शहर में तबाही मचा दे। राजेश के गुट को कई मंत्रियों का सपोर्ट था और उन लोगों ने विराट काले सांप को मारने का ऑपरेशन भी शुरू कर दिया था। लेकिन बाकी के पुराने मंत्रियों का मानना था कि प्राचीन समय से ही कुल देवता बीस्ट को बहुत जरूरी माना जाता था और आज तक विराट काले सांप ने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसलिए जब तक स्वपन नगरी की सरकार विराट काले सांप को वहां से भगाने का ऑर्डर नहीं देती, तब तक राजेश का गुट भी कुछ नहीं कर सकता था। अच्छा, मतलब साफ साफ कहा जाए तो राजेश आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आरव ने राजेश को ध्यान से देखते हुए मीरा से कहा। ये सीधे यहाँ विराट काले सांप पर आरोप लगाने आया है, जैसे उन दो मैजिशियंस की लाशें मिलने का इंतजार कर रहा हो, मीरा ने कहा। लेकिन मैम, आप इतनी श्योर कैसे हैं कि विराट काले सांप को फंसाया जा रहा है? आरव कंफ्यूज था।
आरव का मानना था कि इतने बड़े बीस्ट का शहर में ऐसे आना काफ़ी खतरनाक था। अगर मीरा ने आरव को अपने कबीले के इतिहास के बारे में नहीं बताया होता तो वो राजेश की बात से सहमत होता। हाँ, मैं मानती हूँ कि वो जहरीला है, लेकिन वो ऐसे कहीं भी कभी भी अपने जहर का इस्तेमाल नहीं करता और ना ही इंसानों को नुकसान पहुँचाता है। अगर उसने अपना जहर फैलाया होता तो पश्चिम झील के आसपास कोई भी जीव जिंदा नहीं बचता। एक हफ्ते पहले हमने किसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी भेजा था जहां वो प्रकट हुआ था। वो एक कंस्ट्रक्शन एरिया है जहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती हैं। जब वो वहां प्रकट हुआ था तब वहां कोई भी नहीं था। उसने इतने बड़े होने के बाद भी किसी को नुकसान तक नहीं पहुंचाया। जहर से किसी को मारना तो दूर की बात है, मीरा ने गुस्से में कहा। मीरा विराट काले सांप को सबसे बेहतर जानती थी। वो बिना किसी वजह तो किसी को भी नहीं मारता और इंसानों को तो बिल्कुल भी नहीं जो उसकी पूजा करते हैं। इसीलिए मीरा श्योर थी कि उस मसले के एक हफ्ते बाद मिली लाशों का विराट काले सांप से कोई भी लेना देना नहीं था। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, विराट काला सांप अपनी खाल छोड़ने की प्रोसेस के वक्त एक ऐसा लिक्विड सीक्रेट करता है जिससे वो जहरीला नहीं रहता। इसलिए मैं जानती हूँ कि किसी ने उन 2 लाशों से उसे फंसाया है, मीरा ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। ओह, तो बात ऐसी है, आरव ने अपना सिर हिलाया। विराट काला सांप अपनी स्किन बदलने के वक्त जहरीला नहीं था, लेकिन 2 लोगों को जहर से मारा गया था। आरव जानता था कि मीरा सब कुछ सच कह रही थी। इसका मतलब तो सिर्फ यही था कि कोई जानबूझकर विराट काले सांप को फंसाने की साजिश कर रहा था। वैसे तो दुनिया का ध्यान विराट काले सांप से हट गया था, लेकिन उन 2 लोगों की लाशें मिलने से फिर सब उसी के बारे में ही बात करने लगे थे। लोग सरकार से एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे। कुछ लोग तो सरकार पर ही सच छिपाने का आरोप भी लगा रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि यह सब राजेश का किया धरा है? आरव ने राजेश को देखते हुए कहा। हाँ, वही होगा, मीरा ने राजेश को देखते हुए कहा। वो विराट काला सांप राजेश के रास्ते में बहुत बड़ा कांटा था, क्योंकि उसके गुट का काम बड़े बड़े जीवों का सफाया करना था। शांत हो जाओ मंत्री राजेश, मुझे लगता है तुम विराट काले सांप की शक्तियों के बारे में तो जानते ही होंगे। अगर उसने किसी को मारा होता तो सिचुएशन और बुरी होती। उसके जहर से पश्चिम झील के आसपास रहने वाले सारे लोग मर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सोच समझकर बात करो, मैजिक कोर्ट के एक बूढ़े मैजिशियन ने कहा। बहुत हो गई तुम सबकी बकवास, तुम लोग इस बार इस काले सांप को बहाने बनाकर नहीं बचा पाओगे, राजेश ने कहा। बहाने? हम क्यों बहाने बनाएंगे भला? विराट काला सांप इस शहर में ना जाने कितने सालों से रह रहा है। ये उसका घर है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हमें किसने हक दिया उसे यहाँ से कहीं और भेजने का, एक बूढ़े मंत्री ने कहा जो विराट काले सांप को बचाने के पक्ष में था। वो तुम्हारा कुलदेवता है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि इतना बड़ा बीस्ट डिमन हमारे लिए खतरनाक है, राजेश ने कहा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें विराट काले सांप के तबाही मचाने की चिंता है। तुम्हें इस बात का डर है कि जब तक विराट काला सांप यहाँ रहेगा तुम अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाओगे, तुम्हारे स्पोर्टर्स नहीं बनेंगे और फिर तुम कभी भी जादुई राजमहल के प्रेसिडेंट नहीं बन पाओगे। राजेश ने उस बूढ़े मंत्री की तरफ गुस्से से देखा और अचानक जोर से हंसने लगा। वो बूढ़ा मंत्री भी राजेश को घूर रहा था। वहां मीटिंग में मौजूद किसी भी मंत्री से राजेश को डर नहीं लगता था, लेकिन पद्मचंद की बात अलग थी। पद्मचंद भी एक मंत्री थे और वो किसी भी कीमत पर विराट काले सांप की बलि नहीं चढ़ने दे सकते थे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई उसका इस्तेमाल करके सत्ता में और शक्तिशाली बनना चाहता था। मैं ये साफ कर देता हूँ मंत्री पद्मचंद, जिस कुलदेवता की ये लोग पूजा कर रहे हैं वो इंसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आपको लगता है कि मैं जानबूझकर उस पर झूठे इल्जाम लगा रहा हूं तो उन 2 लाशें मिलने के बाद एक बार पब्लिक को शांत करके भी देख लीजिए। उन लोगों को समझा दीजिए, जाकर बता दीजिए कि आप उस विराट काले सांप की पूजा करते हैं और फिर हम देखते हैं कि पब्लिक का रिएक्शन क्या होता है, राजेश ने कहा। कुलदेवता बीस्ट की रक्षक मीरा का सब्र अब खत्म हो चुका था और गुस्से में उसने कहा, विराट काला सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपके पास क्या सबूत है कि उन 2 लोगों को उसने ही मारा है? तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ बोलने का हक किसने दिया? मंत्री राजेश के बगल में खड़े हुए जादुई राजमहल के गार्ड ने कहा। राजेश ने मीरा को देखा और तुरंत पहचान गया। उसने राजमहल के गार्ड को चुप हो जाने का इशारा किया। कोई भी गुनाह बिना सबूत के साबित नहीं किया जा सकता। आपको नहीं लगता कि कहीं भी पड़ी हुई 2 लाशों का जिम्मेदार विराट काले सांप को ठहराना बेवकूफ़ी होगी? मीरा ने गुस्से में कहा। मीरा बस करो, मैजिक कोर्ट के हेड दिग्विजय खड़े हुए और उन्होंने राजेश की तरफ देखा। मेरी भांजी सही कह रही है, तुम किसी पर भी ऐसे बिना सबूत कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते और मुझे लगता है कि अगर हमारा कुलदेवता बीस्ट किसी को मारता तो वो एक भी लाशें पीछे नहीं छोड़ता। और मुझे ये बताओ कि उसी दिन इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी लाशें क्यों नहीं मिली? क्या तुमने हमें बेवकूफ़ समझ रखा है जो हमारे कुल देवता पर कोई भी झूठे आरोप लगाते रहोगे और हम मान लेंगे? सही है, हमें मसले की और जांच पड़ताल करनी चाहिए, एक मेंबर ने कहा। जांच पड़ताल करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है शहर और इंसानों पर मंडराने वाले खतरों को दूर करना, और उस विराट काले सांप के शहर में आने से यह साफ हो गया है कि वो हमारा मेन टारगेट है।
तुम्हारे पास विराट काले सांप को हमारे हवाले करने के लिए सिर्फ 2 दिन है, वरना मैं खुद उससे निपटूंगा, राजेश ने दिग्विजय को उंगली दिखाते हुए कहा। तुम पागल हो गए हो और पावर पाने के लिए हमारे कुलदेवता बीस्ट को अपना जरिया बनाना बंद करो, उस बूढ़े मंत्री पद्मचंद ने गुस्से में कहा। मैं एक मंत्री हूं और मुझे ये शक्ति जादुई राजमहल से मिली है। अगर मैंने कह दिया कि वो विराट काला सांप इंसानों के लिए और इस शहर के लिए खतरा है तो है। इसके बाद राजेश उस विराट काले सांप की पैरवी सुनने में एक भी मिनट बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसके हिसाब से विराट काले सांप का शहर में अचानक आना शहर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। एक हफ्ते बाद लोगों की लाशें मिली थीं। लोग सरकार से विराट काले सांप के वहां आने की वजह पूछ रहे थे। कुछ भी हो, राजेश अब उस विराट काले सांप को मरवा कर ही दम लेना चाहता था। कुछ देर बाद राजेश अपने शाही गार्ड्स के साथ वहां से चला गया। जो लोग जादुई राजमहल और राजेश की तरफ से थे वो भी उठकर वहां से चले गए। देखा जाए तो एक तरह से रिजल्ट पहले ही डिसाइड हो गया था। इस बार राजेश पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आया था और विराट काले सांप के बचने के चांसेस बहुत कम थे। मीटिंग में मौजूद ज्यादातर लोग जा चुके थे। सिर्फ मैजिक कोर्ट के हेड दिग्विजय, बूढ़े मंत्री पद्मचंद और वो लंबे बाल वाला आदमी राजीव वहां रुके हुए थे। मीरा और आरव भी वहीं रुके हुए थे। मैंने नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। हमने कितने संभल कर उसकी रक्षा की है, दिग्विजय ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। वो थके हुए लग रहे थे। अब हम क्या करें? राजेश किसी भी तरह कुलदेवता बीस्ट से छुटकारा पाना चाहता है और इस बार तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आया है। अगर हम सरकार को रिटर्न एप्लीकेशन भी देंगे तब भी हम इस शहर के लोगों को शांत नहीं कर पाएंगे, राजीव ने कहा। मुझे लगता है कि राजेश स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है। अगर उसे कुलदेवता बीस्ट को लेना है तो उसे खुद लेने दो। अगर वो कुलदेवता बीस्ट को हरा पाता तो वो सालों पहले ही हरा चुका होता। वो अब तक क्यों रुकता? वो विराट काले सांप से डरता है, मंत्री पद्मचंद ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा। पद्मचंद जी, आपको शायद इस बारे में पता नहीं है, विराट काला सांप हर 10 साल में अपनी खाल छोड़ता है। वो शहर में सिर्फ इसलिए ही आया था क्योंकि इस वक्त वो काफी गुस्से में होता है और इस वक्त उसकी शक्ति भी बहुत कम होती है, दिग्विजय ने पद्मचंद को बताया। तो क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि जल्दी ही वो अपनी खाल छोड़कर उसे बदलने वाला है? दिग्विजय की बात सुनकर पद्मचंद बुरी तरह से चौंक गए थे। हाँ, वही तो, ये तो परेशानी की बात है। मुझे लगता है राजेश ने जानबूझकर यह समय चुना है। मुझे लगता है कि हमारे कबीले में कोई गद्दार छुपा हुआ है, राजीव ने धीमी आवाज में कहा। यह सब कुछ एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता था। राजेश को विराट काले सांप के बारे में किसी से जानकारी मिल रही थी जिसने उसे इस 10 साल में होने वाली साइकिल के बारे में भी बता दिया था। मीरा, मैं चाहता हूं कि तुम कुल देवता बीस्ट को झील से कहीं दूर ले जाओ, एक ऐसी सुरक्षित जगह जहां वो अपनी स्किन छोड़ने की प्रोसेस को पूरी कर सके, दिग्विजय ने मीरा से कहा। जी, मैं समझ गई, मीरा ने सिर हिलाया। तो ठीक है, फिर मैं भी मीरा के साथ ही जाऊंगा, राजीव ने कहा। दिग्विजय ने अपना सिर हिलाया और बोला, कुल देवता बीस्ट उस प्रोसेस के दौरान बहुत सेंसिटिव होता है और किसी भी कमांडर क्लास बीस्ट और एडवांस्ड मैजिशियन को अपने करीब नहीं आने देता। मीरा ही सिर्फ एक ऐसी इंसान है जिसे वो कुछ नहीं करेगा। दिग्विजय ने आरव की तरफ देखा और उसका कल्टीवेशन जान गए। ये लड़का अभी भी एडवांस रैंक पर नहीं पहुंचा है, इसीलिए इसे मीरा के साथ जाना चाहिए। लेकिन इतने जरूरी काम के लिए हम किसी बाहर वाले पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? और इसके अलावा एक इंटरमीडिएट मैजिशियन हमारे किस काम का है? जो शाही गार्ड्स राजेश लाया था वो एक्सपर्ट्स थे, राजीव ने तुरंत कहा। राजीव, इस बार तुम गलत हो। तुम देखना ये जवान मैजिशियन कैसे तुम्हें सरप्राइज करता है, दिग्विजय ने कहा। आरव साइड में खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहा था और कंफ्यूज था। मीटिंग रूम से निकलने के बाद आरव और मीरा सीधा उस झील के लिए निकल गए जहां विराट काला सांप था। ये झील पश्चिम झील के काफी करीब थी और उसी आइलैंड पर थी। अपने स्किन बदलने की प्रोसेस के दौरान विराट काले सांप को यही सुरक्षित रखा जाता था, लेकिन अब राजेश और उसके आदमियों के कारण यह जगह भी सुरक्षित नहीं बची थी। इसीलिए मीरा और आरव विराट काले सांप को यहाँ से किसी सुरक्षित जगह ले जाने के लिए आए थे। मीरा के पास एक छोटा सा दिव्य कलश था। ये उसे दिग्विजय ने दिया था। ये कलश कोई आम कलश नहीं था। ये एक खास कंटेनर था जिसमें वो लोग कुछ समय के लिए विराट काले सांप को रख सकते थे। एक दाढ़ी वाले आदमी ने जोर से टेबल पर हाथ ठोका और बोला, लोग मर रहे हैं और अभी भी तुम लोगों को उस काले सांप की रक्षा करने की पड़ी है। जादुई राजमहल वालों ने यहाँ मुझे नेगोशिएट करने के लिए भेजा है। मैं यहाँ उस पश्चिमी झील के राक्षस का अंत करने आया हूँ जिसे तुम लोग सालों से बचाते आए हो। उसका अंत स्वपन नगरी में सुख और शांति के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए तुम लोग उस विराट काले सांप को मेरे हवाले कर दो। मीरा उस आदमी की तरफ बेहद गुस्से से देख रही थी। अगर नजरों में किसी को मारने की ताकत होती तो वो इंसान अब तक कब का मर गया होता। जब आरव ने मीरा को अपना आपा खोते हुए देखा तो उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, मैम, वो आदमी कौन है? इनका नाम राजेश है। ये एनफोर्समेंट यूनियन के एक मंत्री हैं, मीरा ने अपने दांत कसमसाते हुए कहा।
ऐसा लग रहा है कि आप इससे बहुत परेशान हैं, आरव ने कहा। मीरा ने आरव को सब कुछ बता दिया। आरव को पता चला कि विराट काले सांप के बारे में यूनियन के लोगों को पता चला था। स्वपननगरी की सरकार को विराट काले सांप से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जादुई महल में एक गुट था जो उसके खिलाफ था। राजेश का गुट मैजिक एसोसिएशन और एनफोर्समेंट यूनियन में था और जादुई दुनिया में खतरनाक जीवों से निपटने का जिम्मा उनका ही था। वो मानते थे कि जो भी जीव शहरों और उनमें रहने वाले इंसानों के लिए खतरा बने, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। इसी वजह से पश्चिमी झील में रहने वाले विराट काले सांप को राजेश का गुट इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा समझता था। वो हमेशा पश्चिमी झील पर नजर रखते थे और बार बार सरकार को यही बोलते थे कि उस विराट काले सांप को मार देना चाहिए। वो उस विराट काले सांप को शहर में रहने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि पता नहीं कब उसे गुस्सा आ जाए और वो शहर में तबाही मचा दे। राजेश के गुट को कई मंत्रियों का सपोर्ट था और उन लोगों ने विराट काले सांप को मारने का ऑपरेशन भी शुरू कर दिया था। लेकिन बाकी के पुराने मंत्रियों का मानना था कि प्राचीन समय से ही कुल देवता बीस्ट को बहुत जरूरी माना जाता था और आज तक विराट काले सांप ने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसलिए जब तक स्वपननगरी की सरकार विराट काले सांप को वहां से भगाने का ऑर्डर नहीं देती, तब तक राजेश का गुट भी कुछ नहीं कर सकता था। अच्छा, मतलब साफ साफ कहा जाए तो राजेश आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आरव ने राजेश को ध्यान से देखते हुए मीरा से कहा। ये सीधे यहाँ विराट काले सांप पर आरोप लगाने आया है, जैसे उन दो मैजिशियंस की लाशें मिलने का इंतजार कर रहा हो, मीरा ने कहा। लेकिन मैम, आप इतनी श्योर कैसे हैं कि विराट काले सांप को फंसाया जा रहा है? आरव कंफ्यूज था। आरव का मानना था कि इतने बड़े बीस्ट का शहर में ऐसे आना काफी खतरनाक था। अगर मीरा ने आरव को अपने कबीले के इतिहास के बारे में नहीं बताया होता तो वो राजेश की बात से सहमत होता। हाँ, मैं मानती हूँ कि वो जहरीला है, लेकिन वो ऐसे कहीं भी कभी भी अपने जहर का इस्तेमाल नहीं करता और ना ही इंसानों को नुकसान पहुँचाता है। अगर उसने अपना जहर फैलाया होता तो पश्चिम झील के आसपास कोई भी जीव जिंदा नहीं बचता। एक हफ्ते पहले हमने किसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी भेजा था जहां वो प्रकट हुआ था। वो एक कंस्ट्रक्शन एरिया है जहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती हैं। जब वो वहां प्रकट हुआ था तब वहां कोई भी नहीं था। उसने इतने बड़े होने के बाद भी किसी को नुकसान तक नहीं पहुंचाया। जहर से किसी को मारना तो दूर की बात है, मीरा ने गुस्से में कहा। मीरा विराट काले सांप को सबसे बेहतर जानती थी। वो बिना किसी वजह तो किसी को भी नहीं मारता और इंसानों को तो बिल्कुल भी नहीं जो उसकी पूजा करते हैं। इसीलिए मीरा श्योर थी कि उस मसले के एक हफ्ते बाद मिली लाशों का विराट काले सांप से कोई भी लेना देना नहीं था। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, विराट काला सांप अपनी खाल छोड़ने की प्रोसेस के वक्त एक ऐसा लिक्विड सीक्रेट करता है जिससे वो जहरीला नहीं रहता। इसलिए मैं जानती हूँ कि किसी ने उन दो लाशों से उसे फंसाया है, मीरा ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। ओह, तो बात ऐसी है, आरव ने अपना सिर हिलाया। विराट काला सांप अपनी स्किन बदलने के वक्त जहरीला नहीं था, लेकिन दो लोगों को जहर से मारा गया था। आरव जानता था कि मीरा सब कुछ सच कह रही थी। इसका मतलब तो सिर्फ यही था कि कोई जानबूझकर विराट काले सांप को फंसाने की साजिश कर रहा था। वैसे तो दुनिया का ध्यान विराट काले सांप से हट गया था, लेकिन उन दो लोगों की लाशें मिलने से फिर सब उसी के बारे में ही बात करने लगे थे। लोग सरकार से एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे, कुछ लोग तो सरकार पर ही सच छिपाने का आरोप भी लगा रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि ये सब राजेश का किया धरा है? आरव ने राजेश को देखते हुए कहा। हाँ, वही होगा, मीरा ने राजेश को देखते हुए कहा। वो विराट काला सांप राजेश के रास्ते में बहुत बड़ा कांटा था, क्योंकि उसके गुट का काम बड़े बड़े जीवों का सफाया करना था। शांत हो जाओ मंत्री राजेश, मुझे लगता है तुम विराट काले सांप की शक्तियों के बारे में तो जानते ही होंगे। अगर उसने किसी को मारा होता तो सिचुएशन और बुरी होती। उसके जहर से पश्चिम झील के आसपास रहने वाले सारे लोग मर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सोच समझकर बात करो, मैजिक कोर्ट के एक बूढ़े मैजिशियन ने कहा। बहुत हो गई तुम सबकी बकवास, तुम लोग इस बार इस काले सांप को बहाने बनाकर नहीं बचा पाओगे, राजेश ने कहा। बहाने? हम क्यों बहाने बनाएंगे भला? विराट काला सांप इस शहर में ना जाने कितने सालों से रह रहा है, ये उसका घर है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हमें किसने हक दिया उसे यहाँ से कहीं और भेजने का, एक बूढ़े मंत्री ने कहा जो विराट काले सांप को बचाने के पक्ष में था। वो तुम्हारा कुलदेवता है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि इतना बड़ा बीस्ट डिमन हमारे लिए खतरनाक है, राजेश ने कहा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें विराट काले सांप के तबाही मचाने की चिंता है। तुम्हें इस बात का डर है कि जब तक विराट काला सांप यहाँ रहेगा तुम अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाओगे, तुम्हारे स्पोर्टर्स नहीं बनेंगे और फिर तुम कभी भी जादुई राजमहल के प्रेसिडेंट नहीं बन पाओगे। राजेश ने उस बूढ़े मंत्री की तरफ गुस्से से देखा और अचानक जोर से हंसने लगा। वो बूढ़ा मंत्री भी राजेश को घूर रहा था। वहां मीटिंग में मौजूद किसी भी मंत्री से राजेश को डर नहीं लगता था, लेकिन पद्मचंद की बात अलग थी। पद्मचंद भी एक मंत्री थे और वो किसी भी कीमत पर विराट काले सांप की बलि नहीं चढ़ने दे सकते थे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई उसका इस्तेमाल करके सत्ता में और शक्तिशाली बनना चाहता था।
मैं ये साफ कर देता हूँ मंत्री पद्मचंद, जिस कुल देवता की ये लोग पूजा कर रहे हैं वो इंसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आपको लगता है कि मैं जानबूझकर उस पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहा हूं तो उन 2 लाशें मिलने के बाद एक बार पब्लिक को शांत करके भी देख लीजिए। उन लोगों को समझा दीजिए, जाकर बता दीजिए कि आप उस विराट काले सांप की पूजा करते हैं और फिर हम देखते हैं कि पब्लिक का रिएक्शन क्या होता है, राजेश ने कहा। कुलदेवता बीस्ट की रक्षक मीरा का सब्र अब खत्म हो चुका था और गुस्से में उसने कहा, विराट काला सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपके पास क्या सबूत है कि उन 2 लोगों को उसने ही मारा है? तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ बोलने का हक किसने दिया? मंत्री राजेश के बगल में खड़े हुए जादुई राजमहल के गार्ड ने कहा। राजेश ने मीरा को देखा और तुरंत पहचान गया। उसने राजमहल के गार्ड को चुप हो जाने का इशारा किया। कोई भी गुनाह बिना सबूत के साबित नहीं किया जा सकता। आपको नहीं लगता कि कहीं भी पड़ी हुई 2 लाशों का जिम्मेदार विराट काले सांप को ठहराना बेवकूफ़ी होगी? मीरा ने गुस्से में कहा। मीरा बस करो। मैजिक कोर्ट के हेड दिग्विजय खड़े हुए और उन्होंने राजेश की तरफ देखा। मेरी भांजी सही कह रही है। तुम किसी पर भी ऐसे बिना सबूत कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते और मुझे लगता है कि अगर हमारा कुलदेवता बीस्ट किसी को मारता तो वो एक भी लाशें पीछे नहीं छोड़ता। और मुझे ये बताओ कि उसी दिन इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी लाशें क्यों नहीं मिली? क्या तुमने हमें बेवकूफ़ समझ रखा है जो हमारे कुल देवता पर कोई भी झूठे आरोप लगाते रहोगे और हम मान लेंगे? सही है, हमें मसले की और जांच पड़ताल करनी चाहिए, एक मेंबर ने कहा। जांच पड़ताल करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है शहर और इंसानों पर मंडराने वाले खतरों को दूर करना, और उस विराट काले सांप के शहर में आने से यह साफ हो गया है कि वो हमारा मेन टारगेट है। तुम्हारे पास विराट काले सांप को हमारे हवाले करने के लिए सिर्फ 2 दिन है, वरना मैं खुद उससे निपटूंगा, राजेश ने दिग्विजय को उंगली दिखाते हुए कहा। तुम पागल हो गए हो और पावर पाने के लिए हमारे कुलदेवता बीस्ट को अपना जरिया बनाना बंद करो, उस बूढ़े मंत्री पद्मचंद ने गुस्से में कहा। मैं एक मंत्री हूं और मुझे ये शक्ति जादुई राजमहल से मिली है। अगर मैंने कह दिया कि वो विराट काला सांप इंसानों के लिए और इस शहर के लिए खतरा है तो है। इसके बाद राजेश उस विराट काले सांप की पैरवी सुनने में एक भी मिनट बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसके हिसाब से विराट काले सांप का शहर में अचानक आना शहर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। 1 हफ्ते बाद लोगों की लाशें मिली थीं। लोग सरकार से विराट काले सांप के वहां आने की वजह पूछ रहे थे। कुछ भी हो, राजेश अब उस विराट काले सांप को मरवा कर ही दम लेना चाहता था। कुछ देर बाद राजेश अपने शाही गार्ड्स के साथ वहां से चला गया। जो लोग जादुई राजमहल और राजेश की तरफ से थे वो भी उठकर वहां से चले गए। देखा जाए तो एक तरह से रिजल्ट पहले ही डिसाइड हो गया था। इस बार राजेश पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आया था और विराट काले सांप के बचने के चांसेस बहुत कम थे। मीटिंग में मौजूद ज्यादातर लोग जा चुके थे। सिर्फ मैजिक कोर्ट के हेड दिग्विजय, बूढ़े मंत्री पद्मचंद और वो लंबे बाल वाला आदमी राजीव वहां रुके हुए थे। मीरा और आरब भी वहीं रुके हुए थे। मैंने नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। हमने कितने संभल कर उसकी रक्षा की है, दिग्विजय ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। वो थके हुए लग रहे थे। अब हम क्या करें? राजेश किसी भी तरह कुलदेवता बीस्ट से छुटकारा पाना चाहता है और इस बार तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आया है। अगर हम सरकार को रिटर्न एप्लीकेशन भी देंगे तब भी हम इस शहर के लोगों को शांत नहीं कर पाएंगे, राजीव ने कहा। मुझे लगता है कि राजेश स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है। अगर उसे कुलदेवता बीस्ट को लेना है तो उसे खुद लेने दो। अगर वो कुलदेवता बीस्ट को हरा पाता तो वो सालों पहले ही हरा चुका होता। वो अब तक क्यों रुकता? वो विराट काले सांप से डरता है, मंत्री पद्मचंद ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा। पद्मचंद जी, आपको शायद इस बारे में पता नहीं है, विराट काला सांप हर 10 साल में अपनी खाल छोड़ता है। वो शहर में सिर्फ इसलिए ही आया था क्योंकि इस वक्त वो काफी गुस्से में होता है और इस वक्त उसकी शक्ति भी बहुत कम होती है, दिग्विजय ने पद्मचंद को बताया। तो क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि जल्दी ही वो अपनी खाल छोड़कर उसे बदलने वाला है? दिग्विजय की बात सुनकर पद्मचंद बुरी तरह से चौंक गए थे। हाँ वही तो, ये तो परेशानी की बात है। मुझे लगता है राजेश ने जानबूझकर यह समय चुना है। मुझे लगता है कि हमारे कबीले में कोई गद्दार छुपा हुआ है, राजीव ने धीमी आवाज में कहा। यह सब कुछ एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता था। राजेश को विराट काले सांप के बारे में किसी से जानकारी मिल रही थी जिसने उसे इस 10 साल में होने वाली साइकिल के बारे में भी बता दिया था। मीरा, मैं चाहता हूं कि तुम कुल देवता बीस्ट को झील से कहीं दूर ले जाओ, एक ऐसी सुरक्षित जगह जहां वो अपनी स्किन छोड़ने की प्रोसेस को पूरी कर सके, दिग्विजय ने मीरा से कहा। जी मैं समझ गई, मीरा ने सिर हिलाया। तो ठीक है, फिर मैं भी मीरा के साथ ही जाऊंगा, राजीव ने कहा। दिग्विजय ने अपना सिर हिलाया और बोला, कुल देवता बीस्ट उस प्रोसेस के दौरान बहुत सेंसिटिव होता है और किसी भी कमांडर क्लास बीस्ट और एडवांस्ड मैजिशियन को अपने करीब नहीं आने देता। मीरा ही सिर्फ एक ऐसी इंसान है जिसे वो कुछ नहीं करेगा। दिग्विजय ने आरव की तरफ देखा और उसका कल्टीवेशन जान गए। ये लड़का अभी भी एडवांस रैंक पर नहीं पहुंचा है, इसीलिए इसे मीरा के साथ जाना चाहिए। लेकिन इतने जरूरी काम के लिए हम किसी बाहर वाले पर कैसे भरोसा कर सकते हैं?
और इसके अलावा एक इंटरमीडिएट मैजिशियन हमारे किस काम का है? जो शाही गार्ड्स राजेश लाया था वो एक्सपर्ट्स थे, राजीव ने तुरंत कहा। राजीव, इस बार तुम गलत हो। तुम देखना ये जवान मैजिशियन कैसे तुम्हें सरप्राइज करता है, दिग्विजय ने कहा। आरव साइड में खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहा था और कंफ्यूज था। मीटिंग रूम से निकलने के बाद आरव और मीरा सीधा उस झील के लिए निकल गए जहां विराट काला सांप था। ये झील पश्चिम झील के काफी करीब थी और उसी आइलैंड पर थी। अपने स्किन बदलने की प्रोसेस के दौरान विराट काले सांप को यही सुरक्षित रखा जाता था, लेकिन अब राजेश और उसके आदमियों के कारण यह जगह भी सुरक्षित नहीं बची थी। इसीलिए मीरा और आरव विराट काले सांप को यहाँ से किसी सुरक्षित जगह ले जाने के लिए आए थे। मीरा के पास एक छोटा सा दिव्य कलश था। ये उसे दिग्विजय ने दिया था। ये कलश कोई आम कलश नहीं था। ये एक खास कंटेनर था जिसमें वो लोग कुछ समय के लिए विराट काले सांप को रख सकते थे। ये कलश हीरे से बना हुआ था और इसकी साइज लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की ही थी। ये एक प्राचीन कलश था जिसे हजारों साल पहले कुछ खास मैजिशियंस ने मिलकर बनाया था। इस कलश में कई तरह के जादुई रत्न भी जड़े हुए थे जो इसे शक्ति प्रदान करते थे। ये खास विराट काले सांप की रक्षा के लिए ही बनाया गया था और दिग्विजय को ये उनके पूर्वजों से मिला था। ये देखने में तो बहुत ही छोटा सा था, लेकिन इसके अंदर इतनी जगह थी कि विराट काला सांप आराम से अपना कुछ वक्त इसमें गुजार सकता था। इसे एक खास तरह की शक्ति से बनाया गया था, जिस कारण इतना छोटा दिखने के बाद भी वो विराट काले सांप को अपने अंदर समा सकता था। अगर इसकी ये खास शक्ति खत्म हो जाती तो विराट काले सांप को इससे बाहर आना ही पड़ता, वरना वो इसमें घुट घुट कर ही मर जाता। देखा जाए तो मीरा और आरव बहुत बड़ा रिस्क ले रहे थे। राजेश बहुत शक्तिशाली इंसान था, लेकिन उसे ऐसे किसी दिव्य कलश के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये कलश हीरे से बना हुआ था और इसकी साइज लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की ही थी। ये एक प्राचीन कलश था जिसे हजारों साल पहले कुछ खास मैजिशियंस ने मिलकर बनाया था। इस कलश में कई तरह के जादुई रत्न भी जड़े हुए थे जो इसे शक्ति प्रदान करते थे। ये खास विराट काले सांप की रक्षा के लिए ही बनाया गया था और दिग्विजय को ये उनके पूर्वजों से मिला था। ये देखने में तो बहुत ही छोटा सा था, लेकिन इसके अंदर इतनी जगह थी कि विराट काला सांप आराम से अपना कुछ वक्त इसमें गुजार सकता था। इसे एक खास तरह की शक्ति से बनाया गया था, जिस कारण इतना छोटा दिखने के बाद भी वो विराट काले सांप को अपने अंदर समा सकता था। अगर इसकी ये खास शक्ति खत्म हो जाती तो विराट काले सांप को इससे बाहर आना ही पड़ता, वरना वो इसमें घुट घुट कर ही मर जाता। देखा जाए तो मीरा और आरव बहुत बड़ा रिस्क ले रहे थे। राजेश बहुत शक्तिशाली इंसान था, लेकिन उसे ऐसे किसी दिव्य कलश के बारे में कुछ भी नहीं पता था।